अपशिष्ट प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 10 दिवसीय जल संरक्षण विषय पर आयोजित प्रशिक्षण का आज छठा दिन है। छठे दिन में हम लोगों को पढ़ना है जल संचयन के तरीके। आज हम लोगों को जल संचयन का तरीका पढ़ना है कि हम लोग या हमारे पूर्वज, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग किस प्रकार से अपने समय में जल का संचयन करते थे और किस प्रकार से उसका उपयोग करते थे। तो इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है वह है जल संचयन का तरीका, और इसको हम दो प्रकार से बांटेंगे। पहला है पारंपरिक तरीका और दूसरा है आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका में हम पढ़ेंगे तालाब, कुंड, कुआं, जोहर, नदी, नाला, आहर पईन, चेक डैम और बावड़ी। आधुनिक तरीका में हमको पढ़ना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बांध और रबर का बांध भी पढ़ना है, चेक डैम भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमको आधुनिक तरीका में पढ़ना है। ये बांध, इसके बाद चेक डैम भी होता है और रबर का बांध भी होता है। तो आइए हम इसके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के उद्देश्य जल संचयन के विभिन्न तरीकों को समझाना, जल संचयन हेतु पारंपरिक अवसंरचनाओं एवं गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षु छात्रों को जानकारी देना, जल संचयन से होने वाले लाभों की जानकारी देना, जल संचयन हेतु बनाए गए अवसंरचनाओं से होने वाले नुकसान से अवगत कराना एवं छात्रों को इसके प्रति आगाह करना, जल संचयन के जोखिमों की जानकारी से अवगत कराना, जल संचयन की विशेषताओं से अवगत कराना, जल संचयन हेतु आधुनिक संरचनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी देना, जल संचयन की आवश्यकता पर बल देना और जल संचयन हेतु नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना। इस पाठ का यही उद्देश्य है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आप जल संचयन के लिए अपनाए गए पारंपरिक विधियों को जान सकेंगे। आप जल के संचयन हेतु नए नए वैज्ञानिक तरीकों से अवगत हो पाएंगे। आप जल के संचयन हेतु अन्य सुझाव देने में भी सक्षम हो जाएंगे। आप जल संचयन से होने वाले लाभ हानि की तुलना करने में भी सक्षम हो जाएंगे। आप जल संरक्षण हेतु निर्मित अवसंरचनाओं में स्थानीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन लाने अथवा उनमें सुधार करने में भी सक्षम हो जाएंगे। चुनौतियां, इस पाठ की चुनौतियां जो है जल का संचयन करना एवं उसके लिए विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण कराना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भूमि, धन एवं समय की भी आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के अवसंरचनाओं की भी आवश्यकता होती है। साथ ही हर प्रकार के संसाधन सभी स्थानों पर भी हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन सबके बीच सही सामंजस्य एवं तालमेल बैठाना तथा बिना किसी आर्थिक लाभ के लगातार जनता को जागरूक करने हेतु प्रेरित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही इस पाठ की चुनौती है। इसको समझाने के लिए हम निम्नलिखित गतिविधियों को भी अपना सकते हैं। पहली गतिविधि के रूप में हम प्रशिक्षु छात्रों को एक कुआं एवं एक तालाब के किनारे ले जाकर उनसे चर्चा करेंगे कि ये अवसंरचनाएं किस प्रकार से जल के संचयन में सहायक हैं। क्या इन अवसंरचनाओं से जल संचयन के अलावा अन्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इसकी सूची भी बनाइए। ये अवसंरचनाएं भूमिगत जल स्तर के पुनः पूरण में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? बच्चे इनका जवाब ढूंढेंगे और इस गतिविधि से सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज
प्राचीन समय में अवसंरचनाओं का उपयोग भूमिगत जल के पुनः पूरण के लिए किया करते थे और जल संचयन के लिए किन किन विधियों को अपनाया करते थे। दूसरी गतिविधि के रूप में हम छात्रों को किसी बालू या रेत वाले भूमि के पास ले जाएंगे। क्या रेत या बालू जल संचयन में सहायक है? उन्हें 10 फीट गहरा रेत हटाकर दिखाएं कि रेत के नीचे जल किस प्रकार से संचित रहता है। इसके लिए किसी नदी के किनारे वाले स्थान का भी चयन किया जा सकता है। किसी चापाकल गाड़ने वाले मिस्त्री से बातें करें कि वह पाइप को गाड़ते समय लेयर शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, लेयर क्या होता है और चापाकल के पाइप को लेयर में ले जाकर क्यों छोड़ा जाता है। ये दूसरी गतिविधि है। इसके बाद दैनिक प्रशिक्षण तालिका के मुताबिक हम लोग 10 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक किस समय में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या करते हैं, इन गतिविधियों को हम इस तालिका में दर्शाते हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग एक एक चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जल संचयन। जल संचयन होता क्या है? जल का संचयन हम क्यों करते हैं? जल का संचयन किस प्रकार से किया जाता है? जल का संचयन करने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं और जल का संचयन करने के लिए हमारे आसपास में, हमारे समाज में पूर्व से कौन कौन सी अवसंरचनाएं मौजूद हैं तथा किन किन नए नए संरचनाओं की आवश्यकता है, हम इसी के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल संचयन का मतलब होता है जल को इकट्ठा करके एक जगह रखना, जल को जमा करना, और जल को जमा करने के लिए हम विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हैं। जैसे वर्षा का जल बहते हुए आसपास के तालाब, नदी, नाला, जोहर, कुंड इत्यादि में जमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किसी छत के ऊपर वर्षा का जल इकट्ठा करके फिर धीरे धीरे उसको पाइप के सहारे जमीन के नीचे लाते हैं और उसको 2 प्रकार के हौज में जमा करते हैं। एक हौज पक्का होता है, दूसरा कच्चा होता है। इन सब के बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जल संचयन हेतु हमारे देश में 2 प्रकार की प्रथाएं अपनाई गई हैं। एक जो है पारंपरिक व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था अभी वर्तमान व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था। तो पारंपरिक व्यवस्था में हम ये पढ़ेंगे कि जल संचयन की वैसी व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों द्वारा पुराने ज़माने में आसानी से अपनाया जा सकता था, वैसी व्यवस्था को पारंपरिक जल संचयन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे तालाब, कुंड, कुआं, जोहर, नदी, नाला, आहर, पईन, कुंड, बावड़ी, ये सब जो है वो हमारी प्राचीन अवसंरचनाएं हैं, पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जिनके सहारे और जिनकी सहायता से, जिनके द्वारा हमारे पूर्वज पानी को इकट्ठा करते थे, जल का संचयन करते थे। इसमें हम तालाब के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए आपके आसपास में भी तालाब होगा। अब जरा सा देखें, यहाँ पर एक तालाब है और इसमें महिलाएं पानी भर रही हैं। तालाब आपके आसपास में भी होंगे। तालाब के किनारे घास होता है। तालाब का कोई आकार नहीं होता है निश्चित, न ये गोल होती है पूरी तरह से और न चौड़ा। ये प्राकृतिक तालाब प्राकृतिक गड्ढों से बन जाता है। कृत्रिम तालाब जब बनाए जाते हैं तो या तो उनका आकार गोलाकार होता है या फिर आयताकार होता है। आजकल जो तालाब बनाए जा रहे हैं वे आयताकार तालाब बनाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन करना होता है। तालाबों से सभी को लाभ है, चाहे वह पशु पक्षी हो, जानवर हो। सभी तालाबों का पानी शुरू से ही पीते आए हैं। तालाबों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं और इन पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण हरा भरा रहता है। इसके ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और साथ साथ ही यहाँ से जो वाष्पीकरण होता है वह वायुमंडल में वर्षा कराने में भी सहायक है। पहले मनुष्य के लिए तालाब ही पानी का प्रमुख स्रोत था।
गांव में कई कई तालाब होते थे। पर्व और त्योहार के समय या धार्मिक अनुष्ठान जब होता था तब इन्हीं तालाबों के किनारे सभी अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। पर्व त्योहार भी इन्हीं तालाबों के किनारे मनाया जाता था। मूर्ति विसर्जन से लेकर पूजन सामग्री तक का विसर्जन भी इन्हीं तालाबों में किया जाता। समय समय पर तालाबों की उस समय सफाई की जाती थी। तालाबों में संचित वर्षा का जल का प्रयोग किसानों के द्वारा अपने खेतों में फसलों में सिंचाई के लिए किया जाता था तथा पशुओं को पिलाने के लिए, स्नान कराने के लिए, पशुपालन व्यवस्था में भी किया जाता था। इस प्रकार पुरातन व्यवस्था में तालाब हमारे पूर्वजों के लिए वरदान साबित हुआ, परंतु आज तालाब के स्थान पर हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये देखिए, जब भूमिगत जल का हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि जमीन से पानी निकाल लेते हैं, पानी निकाल कर उसका उपयोग करते हैं और गंदा पानी को उसी तालाब में बहा देते हैं। इससे क्या हुआ, तो हम जिस तालाब का पहले उपयोग करते थे आज वह तालाब प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज तालाबों पर लोग अतिक्रमण कर चुके हैं, तालाबों के किनारे घर बना चुके हैं, तालाबों के किनारे रहते भी हैं, पशुओं को भी पालते हैं। धीरे धीरे पशुओं के चलने से तालाब का जो किनारा है उससे मिट्टी कट कट कर तालाब में बहेगा और तालाब भर जाएगा। तालाब के भरने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को तालाबों को पुनः जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है और इसके लिए बड़ा अभूतपूर्व कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को मिलकर आगे आना होगा। हमारे स्थानीय समुदाय के लोगों को आगे आना होगा, आप जैसे नवयुवकों को आगे आना होगा, विद्यार्थियों को आगे आना होगा। जब सारे लोग मिलेंगे तब जाकर हम अपने आसपास के पारंपरिक जल स्रोतों का फिर से पुनरुद्धार कर सकते हैं। कुंड, कुंड देखिए, कुंड क्या होता है, तो कुंड और तालाब में बहुत का फर्क नहीं है, लेकिन बहुत फर्क है। होता क्या है कि तालाब बड़ा बड़ा होता है साइज में और कुंड छोटा होता है। तालाब की गहराई कम होती है और कुंड की गहराई ज़्यादा होती है। तो तालाब बड़ा होता है और गहरा कम होता है, जबकि कुंड छोटा होता है और गहरा ज़्यादा होता है। तालाब की गहराई जो होती है वह छिछली होती है, धीरे धीरे तिरछी होती जाती है, और कुंड सीधे खड़ा होता है, खड़ी गहराई होती है उसकी, इसलिए उसको कहते हैं कुंड। तालाबों में उतरना आसान है, कुंड में उतरना आसान नहीं है। तालाबों में हम पशुओं को ले जा सकते हैं नहलाने के लिए, कुंड में नहीं ले जा सकते हैं, वो गिर जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो यही है कुंड। ये प्राचीन व्यवस्था में कुंड हमारे पूर्वज थे वो बनाया करते थे। ये है तालाब, देखिए ये पानी जो है तालाब में ये चौड़ा है, लंबा है और इसके किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, घास उगा हुआ है। इसकी गहराई जो होती है वह सपाट होती है, सीधी होती है, तो आराम से इसमें पशु उतर सकते हैं, आदमी भी उतर सकता है, अच्छी तरह से इसमें नहा भी सकते हैं। लेकिन ये कुंड देखिए, कुंड के किनारे न तो पेड़ पौधे होते हैं, न तो घास पात होते हैं, इसकी सीधी गहराई होती है, गहराई अधिक होती है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। तो ये व्यवस्था जो है कुंड में होती है, इसका आकार छोटा होता है। तो अब आप तालाब और कुंड में अंतर समझ गए होंगे। ये कुंड जो होता है उसमें उतरना थोड़ा खतरनाक होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कुआं। पारंपरिक तरीकों में कुआं भी जल संचयन का एक अच्छा तरीका था। कुआं का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है। प्राचीन समय से ही हम कुआं का इस्तेमाल करते आए हैं। हमारे पूर्वज जहाँ कहीं भी शुरू में अपना घर बनाया करते थे वहाँ पहले पानी खोदते थे और उसके लिए वो कुआं खोद देते थे। कुआं भले ही कच्चा होता था लेकिन जल का अच्छा स्रोत था। साथ साथ बरसात के दिनों में वर्षा का जो जल है वह कुआं में जमा होता था और कुएं के सहारे वह जमीन के अंदर चला जाता था, तो भूमिगत जल का पुनः पूरण भी हो जाया करता था। कुआं ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट से लेकर 40 फीट की गहराई तक पाया जाता था। मतलब उस समय भूमिगत जलस्तर ऊपर ही था और साफ स्वच्छ पानी
हमको मिलता था। तो ये कुआं जो है शादी ब्याह में भी इसका उपयोग होता है, साथ साथ गर्मियों में जल की आपूर्ति करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। पानी का एक बड़ा अच्छा स्रोत है, प्राचीन और महत्वपूर्ण संरक्षित स्रोत है। हम कुएं के किनारे उत्सव भी मनाते हैं। और कुआं का जो आकार होता है, अब आकार पर हम विचार करें तो देखिए इसका आकार वृत्तीय होता है। कुआं कहीं भी चौड़ा नहीं होता। इसकी गहराई 30 फीट से लेकर अपने यहाँ 60 फीट तक ही होती है मैदानी भागों में, लेकिन ये जो 150 फीट तक है, ये कुआं की गहराई पठारी भागों में और रेगिस्तानी इलाकों में। अब तो रेगिस्तानी इलाकों में कुआं की गहराई 500 फीट तक हो गई है, जलस्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। कुआं की चौड़ाई और गहराई जो होती है मैदानी भागों में कम होती है, रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा होती है। भूमि के जल का संरक्षण करने के लिए कुआं का जीर्णोद्धार और इनका संरक्षण भी करना अति आवश्यक है। पहले ही मैंने बताया कि कुआं जो है वह भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में सहायक है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी कुओं को बचाने का प्रयास कर रही हैं। कुआं का गांव के साथ कितना महत्व होता था, इसका अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि पहले जब भी हमारे पूर्वज कहीं गांव बसाते थे तो देखते थे कि यहाँ पीने योग्य पानी है या नहीं, फिर वहाँ कुआं खोदते थे। तालाब और जोहर का भी निर्माण करते थे नहाने धोने के लिए। तो वो जो होते थे उस काल में एक बंजारा जाति है, बंजारा। ये बंजारा जाति के लोग जो होते हैं वो कुआं बनाने में, जोहर बनाने में बड़ा माहिर होते थे, निपुण होते, और यही लोग उस समय बनाया करते थे। हमारे पूर्वजों की ओर से बनाए गए ये कुएं, जोहर और तालाब उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा होते थे। पूर्वजों की ओर से बनाए गए कुआं के चारों तरफ जो है इस तरह का ईंट का चबूतरा बनाया जाता था, ताकि वर्षा का बाहर का जो पानी है वह गंदा पानी अंदर न जाए। सीधा पानी ऊपर से इसमें जब गिरेगा तो ये पानी भूमिगत जल की पूर्ति करेगा, लेकिन गंदा पानी सड़क पर का बहता हुआ पानी कुआं में जाकर कुआं को खराब न करे, इसके लिए कुआं में चारों तरफ से चबूतरा बनाते थे, जिसको बुर्जियां भी कहते हैं। और इसमें क्या करते थे तो घिरनी लगा दिया करते थे। ये घिरनी है और साथ साथ ये हैंडल है, इसमें हैंडल, ये रस्सी है। जब हम लोग हैंडल को इस तरह से नचाते हैं तो रस्सी जो है इस धूरी में लपेटी जाती है और बाल्टी नीचे से ऊपर आ जाता है। तो इस तरह का लोग व्यवस्था करते थे ताकि लोगों को अधिक मेहनत न करना पड़े। कुआं का लोग ब्याह भी कराते थे। जब कुआं खोदते थे तो गीत गाते थे, कुआं का ब्याह कराते थे और उसके बाद उसका उपयोग करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ दशकों से हमारे पर्यावरण में इतने बदलाव आ चुके हैं कि कुआं का जलस्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। कुआं के स्थान पर लोग बोरिंग कराने लगे। अब बोरिंग से क्या हुआ कि पानी नीचे से खींचा जाने लगा, तो कुआं का जलस्तर नीचे चला गया, कुआं सूख गया। अब कुआं कहीं 40 फीट पर है और बोरिंग 60 फीट पर है, नीचे 20 फीट पानी चला गया। उस परिस्थिति में कुआं तो सूख ही जाना है। तो इस तरह से कुआं सूखते गए, गंदगी से भरते गए। कुआं में लोग अपने घर का कचरा जो है उसको फेंकने लगे और कुआं भर गया। तो आज की जो परिस्थिति है वह जल संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग कुआं था। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का सबसे प्रधान चीज कुआं था और आज कुआं खत्म हो चुका है। आज शायद पूरे एक पंचायत में घूमिएगा तो 2-4 कुआं कहीं दिखाई दे देगा तो बहुत है। इसलिए अब भूमिगत जल का पुनः पूरण जल्दी नहीं हो पा रहा है। जोहर, अब हम जानकारी लेंगे जोहर के बारे में। देखिए, जोहर भी एक तरह का तालाब होता है, लेकिन जोहर के 3 तरफ से ही बांध होते हैं। तालाब में चारों किनारों पर बांध होता है और जोहर में 3 तरफ ही बांध होते हैं, या 3 तरफ से थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन एक तरफ कुछ खाली छोड़ दिया जाता है। खाली क्यों छोड़ते हैं? तो जब बरसात में पानी होता है तो चौर का पानी या ऊपर का पानी बहते हुए उस एक खुले हुए भाग से जोहर में आकर पानी भर जाता है, तो पूरा जो है जोहर पानी से भर जाता है।
और धीरे धीरे इसका पानी सूखकर धरती के नीचे भी जाता है। यह जोहर एक तरह का छोटा तालाब होता है जिसको हरियाणवी और राजस्थानी भाषा में सरोवर कहते हैं, हिंदी में ताल या तालाब कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर पॉन्ड या लेक भी कहा जाता है। ये छोटा क्या, कहीं कहीं ये बहुत बड़ा भी होता है। तो जोहर का मुख्य पहचान यही है कि इसमें सभी ओर से बांध तो होंगे लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ टूटा हुआ रहेगा, खाली रहेगा, ताकि उधर से पानी आ जाए। तालाब और पोखरा में ऐसा नहीं होता है, उसमें चारों तरफ से बांध रहता है और जोहर में एक साइड कोई ना कोई खुला हुआ रहता है। देखिए ये भी एक जोहर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जोहर में इधर से सभी ओर से तो ये बनाया गया है ईंट का दीवार, लेकिन ये एक तरफ जो है यहाँ पर खुला हुआ छोड़ दिया गया है। इस खुले हुए भाग से पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस जोहर में भी वही स्थिति है, इधर से तो बांध है लेकिन पीछे से खाली है, इधर से इसमें पानी भर जाएगा। तो यही है जोहर, जिसका तटबंध एक तरफ से खुला हुआ रहता है। पहले लोग ग्राम देवता का मंदिर और पूर्वजों की पूजा के लिए पितरों के जठेरा मंदिर आमतौर पर जोहरों के तट पर ही बनाते थे, जहाँ पवित्र अनुष्ठान होता था, स्नान करते थे लोग और अन्य धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक मानवीय गतिविधियों के लिए घाट भी बनाए जाते थे ताकि उन घाटों पर से लोग जोहर में उतर सके। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। नदियों में जल की धारा लगातार बहती है, लेकिन कुछ कारणों से कभी कभी पानी की कमी के कारण नदी का पानी रुक जाता है, धारा रुक जाती है, तब पानी घट जाता है, कम हो जाता है। ये इसका स्रोत जो होता है नदी का, कोई झील, झरना, सरोवर, ग्लेशियर या कोई चौर होता है जहाँ बारिश का पानी से नदियाँ बहती है। नदियाँ प्रायः किसी बड़े झील से अथवा सागर में गिरती हैं। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बरसाती नदियाँ और दूसरी सदानीरा नदियाँ, जिसको सदावाही नदी भी कहते हैं। नदियाँ मानव सभ्यता की रीढ़ हैं, वो हमें ताज़ा पानी प्रदान करती है। यह पानी हम पीने के काम में, सफाई करने के काम में, कपड़ा धोने और सिंचाई करने के काम में तथा पशुपालन इत्यादि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनाते हैं। नदियां न केवल जल प्रदान करती हैं बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदा और अपशिष्ट पानी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है। सैलानियों के लिए भी नदियां कई मनोरंजन के साधन जैसे बोटिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि उपलब्ध कराती हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मनुष्य नदियों का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, परिवहन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए और कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए भी करता था। बांध के माध्यम से हम नदियों में बिजली उत्पादन भी कर लेते हैं और तैराकी तथा नौका विहार जैसी मनोरंजन करने वाली गतिविधियों के लिए भी हम नदियों का उपयोग करते हैं। प्रवाहित जल या नदी भूमि को तीन तरह से प्रभावित करती है। जमीन को भी नदियां प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं जमीन के लिए? तो यह पहले अपर्दन करती हैं, यानी मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप देखते होइएगा कहीं कहीं आपके आसपास में नदियों में कटाव होता है, तो वहाँ कटाव होने के बाद वह मिट्टी ढह कर गिर जाता है। मिट्टी को वह नदियाँ बहाकर अपने साथ कुछ दूर ले जाती है, तो इसको हम लोग परिवहन कहते हैं। मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर या ढो कर ले जाने को परिवहन कहा जाता है। फिर कहीं कहीं ले जाकर अब क्या होता है कि बीच बीच में कहीं कहीं पत्थर या किसी पेड़ का तना फंसा हुआ रहता है, वहाँ पर मिट्टी जाकर रुकने लगती है और पानी की धारा जब घट जाती है तो मिट्टी रुकते 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 एक बड़ा सा टीला बन जाता है, यानी मिट्टी वहाँ छूटने लगता है, जिसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ नदियाँ तीन काम की, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। मिट्टी को काटना अपर्दन हुआ, बहा कर ले जाना परिवहन हुआ और एक जगह जमा कर देना निक्षेपण हुआ।
नदी के पूरे मार्ग में ये तीनों कार्य थोड़े बहुत चलते ही रहते हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए झील, नदी या समुद्र जैसे जल निकायों के पास कूड़ा नहीं डालना चाहिए। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उसके तटवर्ती इलाकों में पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ न केवल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बल्कि मिट्टी की नमी को भी बनाए रखते हैं और नदियों को बहने के लिए हमेशा पानी भी प्रदान करते हैं। नालियों पर निर्माण करके या कचरा डालकर प्राकृतिक नालियों को अवरुद्ध नहीं करें। हमारे देश में नदियों को माता की संज्ञा दी गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, महानदी, सतलज, सिंधु, बहुत सारी नदियां। तो ये नदियों का पूजन भी किया जाता है। जल की अनवरत आपूर्ति के लिए हमें नदियों के मार्ग को अवरुद्ध होने से बचाने की जरूरत है। नाला, देखिए नाला जो होता है वह नदी का छोटा रूप है, पतला रूप है। पतले पतले नालों की सहायता से भी हम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं और जब नालों में पानी रुक जाता है, भरा हुआ रहता है, तो वह धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाता है रिसते हुए, वह भूमिगत जल की पूर्ति करता है। तो नाला भी भूमिगत जल की पूर्ति करने में सहायक होता है। पानी बहने के लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित सकरी घाटियों और पतले रास्तों को नाला कहते हैं। यहाँ देखिए ये पानी बह रहा है और ये पतला रास्ता है। ये पतले पानी की धारा ये गांव से होकर निकल रही है। गांव के लोग अपने घरों का पानी इसी नाला में बहाते हैं और ये नाला धीरे धीरे पानी को सोखते हुए जमीन के भीतर भूमिगत जल की पूर्ति करता है। तो कहीं कहीं इस नाला की जो चौड़ाई होती है वह 6 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है। इससे पतला भी हो सकता है, इससे चौड़ा भी। इसकी कोई लंबाई और चौड़ाई निश्चित नहीं की गई है। अंग्रेजों से लड़ते समय नाला पार करते वक्त ही महारानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो रुक गया था। नाला एक खड़ी सकरी घाटी है और अरबों की वादी की तरह, अरब में जो है वादी कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच एक पतला सकरा जगह होता है जिसको वहाँ वादी कहते हैं, वादियाँ। तो ये वादी की तरह ही नाला भी होता है। नाला पहाड़ी या पहाड़ी देश की एक विशेषता है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। नाला भारत और पाकिस्तान के शुष्क भागों में और ऑस्ट्रेलिया के कई भागों में पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली छोटी छोटी खड़ी घाटियां हैं जो पथरीली मिट्टी में उगने वाले खुरदरी झाड़ियों या छोटे पेड़ों से ढकी हुई होती है। देखिए इस तरह का नाला है। ये नाला पानी को लेकर जा रहा है। इस नाला में स्वच्छ पानी है। ये किसी न किसी नदी से या तालाब से निकाला गया है जो यहाँ पर पानी ले जाएगा, या किसी चौर से, चौर का पानी यहाँ से निकाल कर और आगे किसी न किसी आहर में भर लेते हैं। तो इसके लिए भी नाला लाभदायक है। कभी कभी भारी बारिश के दौरान नालों में बाढ़ आ जाती है और जल्दी ही गायब भी हो जाती है। किनारों पर बहुत कम स्थानीय गतिविधियां होती हैं जबकि तल कम होता है, इसकी गहराई कम होती है। परिणाम स्वरूप ये घाटियां सकरी और खड़ी होती हैं। भारत में दिल्ली के मैदानी शहरों में नाले कंक्रीट या ईंट से बनी खाई होती हैं जो लगभग 3 मीटर यानी 10 फीट गहरी होती हैं। कहीं कहीं यह 20 फीट भी गहरी और चौड़ी होती हैं, जिनका उपयोग मानसून की बारिश को शहरों से दूर करने के लिए करते हैं। मानसून में जब खूब पानी होता है तो पानी को नालों के सहारे बहाकर आसपास की किसी नदियों में या किसी चौर में छोड़ दिया जाता है। आहर पईन, देखिए आहर और पईन दोनों एक साथ जानकारी के लिए बोले जाते हैं। दोनों एक ही चीज का पूरक रूप है। आहर होगा तो वहाँ पईन होना आवश्यक है। बिना पईन के आहर नहीं हो सकता है। आहर है क्या और पईन है क्या? तो देखिए आहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आहर और पईन दक्षिण बिहार में अधिक पाया जाता है। मगध राजवंश के समय जब बिहार में, भारत में कहिए, मगध राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा था, तब वहाँ के किसानों ने अपने खेतों में
फसलों की सिंचाई के लिए आहर और पईन जैसे पारंपरिक जल संचयन व्यवस्था को अपनाया था। यह आहर पईन क्या होता है? तो आहर एक बड़ा तालाब होता है। गांव के बाहर एक बहुत बड़े क्षेत्र में जहां गैर मजरूआ सरकारी भूमि होती है, उसको गड्ढा करके एक बड़े तालाब का निर्माण करते हैं। अब उस तालाब के चारों तरफ से दूर दूर से खेतों में से जहां चौर में पानी हो या किसी नदी में पानी हो, वहां से एक पतली नाली चीरकर आहर में लाते हैं। इधर से भी चारों दिशाओं से नालियां आकर आहर में गिर जाती हैं। नालियों का दो काम होता है। यहाँ एक आहर है, इसको देख लीजिए पहले आप। ये एक आहर है, एक बड़ा सा आहर है, और एक नाली इधर से आई हुई है, एक नाली इधर है, एक नाली इधर से आई है, और एक नाली इधर से। इस नालियों को पईन कहते हैं। इन नालियों को हम पईन कहते हैं, जो एक पईन, दो पईन, तीन पईन और चार पईन। इसमें ज्यादा भी पईन हो सकते हैं, इधर से भी पईन आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। एक आहर में कई दिशाओं से पईन आकर मिलते हैं। यह पईन क्या करता है? तो जब बरसात का पानी आसपास के चौर में ज्यादा हो जाता है, बाढ़ का पानी आ जाता है, तो इस पईन के सहारे उधर का पानी आकर इस आहर में जमा हो जाता है। एक पानी आकर जमा हो गया, अब बरसात खत्म हो गई, आसपास के बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया, गर्मियों के दिन आ गए, तो फसलों के सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोग क्या करेंगे? अब इस आहर का पानी उल्टा इसी पईन के सहारे अब बाहर निकालेंगे, और इधर जितने भी आसपास में खेत हैं, इनकी सिंचाई होगी। इधर के रास्ते से भी इस पईन से भी पानी जाएगा, इस पईन से भी पानी जाएगा, इस पईन से भी पानी जाएगा, और इस पईन से भी पानी जाएगा। तो सभी दिशाओं में पईन से पानी ले जाकर खेतों की सिंचाई करते हैं। ये पईन दो काम किया, एक तो आहर में पानी लाया, और दूसरा जब बाहर का बाढ़ खत्म हुआ तो आहर से पानी को खेतों की ओर ले गया। तो आहर और पईन जो होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। आइए यहाँ भी देखिए, एक बड़ा सा आहर खुदाई हो रही है। गांव के बाहर में एक बड़ा सा आहर है, इसकी भी खुदाई की जा रही है। पहले जब तो काफी था, अब पईन और आहर कम हो गए हैं, लेकिन अब जरूरत है इसकी। जब पानी का स्तर घट रहा है तो आहर और पईन की उपयोगिता फिर से समझ में आ रही है। फिर से हमें आहर और पईनों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो वंशज हैं, हमारे अभी के समकालीन लोग हैं, वो सिंचाई व्यवस्था में इनका भी प्रयोग करें, और हमारी आने वाली पीढ़ी यह देखे कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज जल संचयन की व्यवस्था हेतु कितने बड़े बड़े काम किए थे, और किन किन चीजों को हमारे लिए संजो कर रखा है। चेक डैम, पढ़ना है हमको चेक डैम के बारे में। चेक डैम क्या होता है? तो चेक डैम एक तरह का डैम है। डैम माने बांध। चेक डैम का मतलब छोटा छोटा बांध। अब छोटा बांध कहाँ अपनाते हैं? तो जहाँ पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऊपर से पहाड़ी इलाकों में जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो एक बार बड़ी तेजी से पानी गिरता है, तो जहाँ कहीं भी वह गिरेगा वहाँ के पानी, वहाँ के मिट्टी को वह खराब कर देगा, बहा कर ले जाएगा। उसको रोकने के लिए साथ साथ तेजी में पानी आएगा तो तेजी में निकल भी जाएगा। तो पानी को रोकेंगे तो वह दो काम करेगा, एक तो उसकी गति को हम कम कर देंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि वो पानी जहाँ जहाँ रुकेगा थोड़ा थोड़ा, वह धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे भी जाएगा, भूमिगत जल की पूर्ति भी होगी। तो यहाँ देखिए, इस नदी में, पहाड़ी नदी है, यह एक बांध है। एक बांध ऐसा बना दिया जाता है कि जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, ताकि कुछ पानी उसमें रुक जाए, और ज़्यादा हो जाए तो बांध के ऊपर से पानी फ्लो करके फिर गिरे, फिर आगे बांध होता है, फिर कुछ पानी इसमें जमा हो जाएगा, छोटा छोटा खंड हो जाता है, हर खंड में पानी जमा होता है, और ऊपर से जब पानी अधिक होता है तो धीरे धीरे वह पानी अगले खंड में गिरता है। इससे पानी का जो गति है वह घटने लगता है, और नीचे आते आते पानी
की गति काफ़ी कम हो जाती है, साथ साथ सभी खंडों में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल में वह रिश्ते रिश्ते पहुंच जाता है, पानी की पूर्ति भी नीचे हो जाया करती है। तो ये है चेक डैम। इसके बाद पढ़ना है बावरी। ये बावरी जो है वह जल प्रबंधन की सबसे प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल से बावरियां बनाई जाती हैं। हड़प्पा नगर में जो खुदाई हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, कालीबंगन, ये जितने भी हमारे प्राचीन सभ्यता के स्थल हैं, जब इनकी खुदाई हुई तो वहाँ पर जल संचयन और जल प्रबंधन की व्यवस्था सामने आई और दिखाई पड़ा कि प्राचीन समय में कितनी उन्नत व्यवस्थाएं थी, कितने अच्छे तरह से लोग जल संचयन के लिए काम करते थे। पूर्व और मध्यकाल में भी जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों में तथा जैन और बौद्ध साहित्यों में नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं, बावरियों और झीलों का विवरण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील और कुछ वापियों के निर्माण का भी विवरण प्राप्त होता है। इस तरह भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफी विषमताएं मिलती हैं। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही जल संसाधन की प्रणालियां विकसित होती हैं। बावरियां हमारी प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का आधार रही है। ये एक बावरी देखिए, इसका नाम है चांद बावरी। राजस्थान की सबसे सुंदर बावरी है और सबसे गहरी बावरी है। इस बावरी में आसपास में देखिए कई तल्ला मकान बनाए गए हैं। ये मकान क्या होता था, तो ये इसमें बारात भी ठहर जाता था और लोग भी ठहर जाते थे। बहुत सारे लोग एक साथ इसमें रुकते भी थे और इस धीरे धीरे नीचे जाकर बावरी के पानी से स्नान भी कर लेते थे और इसका उपयोग भी करते थे। ये सीढ़ियां बनाई गई है बावरी में उतरने के लिए। इस बावरी का नाम है चांद बावरी, क्योंकि इसका आकार जो है वह चांद की तरह बनाया गया है। तो ये चांद बावरी सबसे खूबसूरत बावरी है। प्राचीन काल और पूर्व मध्य काल में तथा मध्यकाल में सभी कालों में बावरियां बनाए जाने की जानकारी हमें मिलती रही हैं। दूर से देखने पर ये तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली जैसी दृष्टिगोचर होती हैं। बावरी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहा जाता है जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे हम आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत में बावरियों के निर्माण और उपयोग का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीके। ये आधुनिक तरीका क्या है, तो अभी तकनीकों के विकास और इस्तेमाल के साथ ही वर्तमान समय में जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आपको जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर यानी वर्षा के जल को हार्वेस्टिंग, जमा करना, इकट्ठा करना। वर्षा के जल को इकट्ठा करने का एक सिस्टम अब तैयार किया गया है। इसमें जरा सा आप देखिए गौर से। वर्षा जल पृथ्वी तल पर जलधारा के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाती है। जब पानी पड़ता है मेघ का तो वह बहकर बर्बाद हो जाता है। हमको उस पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। बहुत काम होंगे उस पानी का, तो व्यर्थ हो जाने के पहले ही हमको सतह पर और सतह के ऊपर, सतह के नीचे या फिर उसके उप सतह पर इसको जमा करके संचित किया जाना जरूरी है, जमा करना जरूरी है। और यह जिसका जो तकनीक ढूंढा गया इसी को कहते हैं वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके लिए विभिन्न तकनीकों और विधाओं को सतत एवं गंभीरता पूर्वक अपनाकर भूजल भंडारण में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सकती है। घर की छत पर या अहाते में, पहाड़ों की ढाल पर या कृत्रिम भूमि पर बने कृत्रिम तलों आदि में जल संचयन किया जा सकता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए जल संचयन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वहां वर्ष भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता है। जल का मुख्य लाभ ये है कि जल एक सरल, सस्ती, दक्ष, पर्यावरण मित्र और टिकाऊ पद्धति है, क्योंकि इसमें
राजस्थान में यह पद्धति अधिक अपनाई गई है। तमिलनाडु में, केरल में भी यह पद्धति अधिक अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी यह पद्धति अपनाई गई है। अब हमारे यहाँ भी यह पद्धति प्रारंभ की गई है। इस पद्धति में क्या होता है कि ये घर है और ये घर का छत है, तो घर के छत पर चारों ओर से 6 इंची 2 ईंटा खड़ा करके जोड़ देते हैं। चारों तरफ से जोड़ देंगे, प्लास्टर कर देंगे और घर के छत को भी अच्छी तरह से प्लास्टर करके पेंट कर देते हैं। बरसात के पहले छत को झाड़ू से सफाई कर देते हैं। अब इस छत पर जब पानी पड़ता है तो ये पाइप के सहारे उसको नीचे लाया जाता है। नीचे एक टंकी बनाई जाती है, तो इसमें 2 तरह की टंकियां होती हैं। एक टंकी कच्चा होता है और एक टंकी पक्का होता है। ये पक्का टंकी हो या प्लास्टिक की टंकी, इसके बगल में कच्चा टंकी भी हो सकता है। पानी का कुछ भाग हम इस पक्के टंकी में जमा करते हैं और इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं और साथ साथ बर्तन धोने के लिए भी करते हैं। शौचालयों में फ्लैश चलाने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, फर्श पोंछने के लिए करते हैं। लेकिन जो कच्चे टंकी में जल जमा होता है उसका प्रयोग हम लोग खेतों की सिंचाई करने में करते हैं। साथ साथ भूमिगत जल में धीरे धीरे वह जाकर मिल जाता है तो भूमिगत जल का पूर्ति भी हो जाता है। तो ये जो वर्षा जल संचयन की तकनीक है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि भारतीय विज्ञान और तकनीकों में जल संचयन की जड़ें बहुत गहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट जल संचयन और जल निकासी प्रणाली देखने को मिली है। धौलावीरा की बस्तियों में भी जल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये भी है धौलावीरा का एक दृश्य है जो उस समय आज से लगभग 5000 वर्ष पहले धौलावीरा की बस्तियों में इस तरह का जल संचयन प्रणाली बनाया गया था। ये भी एक कुंड की तरह का है जिसमें पानी यहाँ जमा हो जाता है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन बहुत ही प्राचीन पद्धति है। पतली पतली ईंटें हैं और इसको जोड़कर बनाया गया है। तो इस तरह से इसमें यह पानी जमा हो जाता था। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। इसमें 2 तरह के गड्ढे बनाए जाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो अपने यहाँ न्यूजीलैंड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल संचयन प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। वहाँ पर लोग वर्षा होने पर अपने घरों के छत से पानी को जमा कर लेते हैं। बांध, ये बांध क्या है? तो बांध नदियों पर बनाया जाता है और वैसी नदियों पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो, यानी वहाँ पर पानी को बहने की दिशा ऊपर से नीचे की ओर हो। पानी को चारों तरफ से बड़ा सा बांध बनाते हैं और धीरे धीरे पानी आकर उसमें जमा हो जाता है। जब काफ़ी अधिक पानी जमा हो जाता है तो हम आवश्यकता के अनुसार उस पानी को नालियों के सहारे छोड़ते हैं। उस पानी से हम बिजली पैदा करते हैं, पनबिजली, और उसी पानी से नहरें निकाली जाती हैं। तो नहरों में भी पानी दिया जाता है। डैम बनाने का यानी बांध बनाने से 2 फायदा हो गया। एक तो पनबिजली उत्पन्न हुआ और दूसरा नहरों में सिंचाई के लिए चला गया। कुछ और व्यवस्थाएं होती हैं जहां डैम बनाकर पानी जमा करते हैं तो पानी धीरे धीरे रिश्ता भी है डैम से और बाहर भी कुछ पानी जमा हो जाता है। उस पानी में मत्स्य पालन कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, आखेट कर सकते हैं, लोग खेलते हैं उस पानी से। और उस पानी में भी पर्यटन के लिए आसपास में पेड़ पौधे लगाकर उसको एक अच्छा जगह का रूप दिया जा सकता है। तो बांध बनाने से हमारे नदियों के जल का समुचित प्रयोग हम करना सीख जाते हैं और नदियों के जल का अच्छा प्रयोग भी हम कर लेते हैं। बांध हमें जल संरक्षण और जल प्रबंधन में निम्न प्रकार से सहायता करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बांध है, इस बांध से नहर निकाली गई है, उधर पानी रोका गया है और ये पानी नहर की तरफ बढ़ाया जा रहा है जिससे सिंचाई किया जाएगा। बांध के द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है।
जिससे कृषि कार्य में सुविधा होती है तथा अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति का सामना भी किया जा सकता है। बांध द्वारा पनबिजली उत्पन्न कर उसका उपयोग उद्योग धंधों में ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बाढ़ की रोकथाम में भी बांध सहायक होती है। इसके द्वारा मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे भूमि का क्षरण कम हो जाता है। बांध बनाकर मछली पालन का काम भी समुचित मात्रा में किया जा सकता है, जो मछली के व्यापार में पर्याप्त आय का साधन बन जाता है। बांध से नहरें निकालकर सिंचाई तथा यातायात की सुविधा बढ़ाई जा सकती है तथा यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी हो जाता है। इस प्रकार बांधों के द्वारा संरक्षित जल के उचित प्रबंधन से उपरोक्त लाभ हमको प्राप्त होते हैं। अतः ये बांध राष्ट्र के जीवन रेखाओं के समान हैं तथा समृद्धि में इनका अकथनीय योगदान भी है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी भाखड़ा नंगल परियोजना, नदी घाटी परियोजनाएं जो नदियों के जल को बांधकर बनाई गई बांधों के बड़े ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे रबर डैम के बारे में। ये रबर का बांध क्या होता है? तो पहले जो बांध हम नदियों पर बनाते थे वह बांध कंक्रीट से, सीमेंट से और पत्थरों की सहायता से बनाया जाता था। अब जो बांध हम बना रहे हैं आजकल वो एक खास किस्म का ये रबर होता है। देखिए एक रबर का बांध है, ये इन्फ्लेमेबल रबर है। ये इन्फ्लेटेबल रबर क्या होता है? तो फैलता है धीरे धीरे। ये फैलने वाला रबर है। रबर का बांध बना दिया गया, बीच बीच से छिद्र भी है इसमें से, और ये रबर जो है इसको फुला देते हैं, हवा कस देते हैं तो रबर धीरे धीरे, पहले तो रबर नीचे रहता है, इसको बांधे हुए रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। रबर का बांध एक प्रकार का बांध है जिसमें एक लंबा रबर बांध प्रणाली की नींव से मजबूती से जुड़ा होता है। नीचे जो होता है वो कंक्रीट होता है, नीचे जमीन में कंक्रीट ही होता है, और इसी से इस लंबे रबर को जोड़ दिया जाता है। डिजाइन के आधार पर रबर को पानी या हवा से भरा जा सकता है। कहीं कहीं इस रबर में पानी भरते हैं तो ये फूलने लगता है, और ज़्यादातर इसका उपयोग हवा भरकर करते हैं। पंप के सहारे हवा इसमें भर देते हैं। हवा भरने से ये रबर फूलकर ऊपर की ओर उठने लगता है, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे पानी उसमें बढ़ते जाएगा। जब ये महसूस होगा कि अब पानी ज़्यादा हो गया तो हवा को कम किया जाता है खोलकर। हवा को कम करने से धीरे धीरे रबर का जो बांध है वह नीचे की ओर जाता है और उसके ऊपर से पानी बहने लगता है। तो पानी को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। बांध की ऊंचाई और इस प्रकार ओवरफ्लो को बांध को भरकर और निकाल कर निर्धारित करते हैं। ये जो है इन्फ्लेटेबल रबर डैम बेलनाकार रबर के कपड़े होते हैं। बेलनाकार का मतलब ये होता है कि गोला और लंबा, तो इस तरह का कपड़ा भी होता है और रबर भी होता है, और इसको चैनलों और धाराओं के आर पार रखा जाता है, इस आर से उस पार तक। ये जो है सिंथेटिक फाइबर या फिर नायलॉन के बने हुए होते हैं। कहीं कहीं यह मोटा कपड़ा का भी बना हुआ होता है। तो ये जो होता है एक या दोनों तरफ से उसको मजबूत रबर से बनाया जाता है। रबर बांध है क्या? आसान भाषा में हम समझें तो ऐसे बांध में रबर की बॉडी को बांध की नींव से जोड़ दिया जाता है। इसमें पानी और हवा दोनों भर सकते हैं। देखिए ये भी वही चीज है, इस किनारे से इस किनारे तक रबर को लगा दिया गया और इसमें हवा भर दिया गया। बांध के डिजाइन पर निर्भर करता है कि आप इसमें पानी भरेंगे या हवा भरेंगे। यह पानी के ओवरफ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है ताकि पानी को व्यर्थ बहने से रोका जा सके। जब यहाँ रोक देंगे तो यहाँ पानी इधर रुक जाएगा और रुकने के बाद यह धरती के अंदर भी जाएगा। आमतौर पर यह छोटी नदियों के लिए बनाया जाता है जहाँ सिल्ट नहीं होता है। सिल्ट का मतलब कि कचरा, मिट्टी जमा नहीं होता है, पत्थर के कण नीचे जमा नहीं होते हैं, वहाँ होता है। हमारे यहाँ गया में, बिहार में गया में फल्गु नदी पर एक रबर का बांध बनाया गया है, अभी तुरंत बनाया गया है। आपको मौका मिले तो जाकर आप देखिएगा, विष्णुपद मंदिर के आसपास यह बनाया गया। कितना अलग होता है यह बांध,
इस तरह का बांध कंक्रीट की नींव पर बना होता है, लेकिन रबर का ब्लैडर बांधकर इसे सपोर्ट करने और व्यर्थ बहने वाले पानी को रोकने का काम करता है। ब्लैडर का निर्माण एथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर रबर से किया जाता है। खास बात यह है कि जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। यही वजह है कि ऐसे बांधों में अलग से स्प्लिटवे की जरूरत नहीं होती। देखिए ये चीज जो देख रहे हैं, यही है फुलाने वाला। इसी के अंदर एक उपकरण इस तरह का डाल देते हैं और फिर पंप को इससे जोड़ देते हैं। हवा उसके द्वारा इसके अंदर भरते जाता है और फूलते जाता है। फुटबॉल में फुलाने के लिए साइकिल का वाल्व पिन आप डालते थे और डालकर फिर हवा कसते थे। उसी तरह से इसके अंदर भी वाल्व पिन डाला जाता है और उसके सहायता से हवा को कसते हैं। एक रबर डैम के कितने फायदे हो सकते हैं? तो रबर डैम के निम्नलिखित फायदे होते हैं। इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। यह लंबे समय तक चलता है। इसका मेंटेनेंस आसान होता है। यह भूकंपरोधी होता है, यानी भूकंप की स्थिति बनने पर इसे डैमेज होने का खतरा नहीं के बराबर होता है। क्योंकि हवा है, क्या खतरा होगा, क्या बांध टूटेगा। गुरदासपुर का रबर डैम उत्तर भारत में स्वदेशी तकनीक से बनने वाला पहला रबर डैम होगा। देश में पहले भी ऐसे बांध बनाए जा चुके हैं। देश का पहला रबर डैम आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में झंझावती नदी पर बनाया गया था। इसके अलावा बिहार के गया में भी फल्गु नदी पर इसका निर्माण हो चुका है। देखिए, पहले हमारे देश में रबर डैम बना है, लेकिन दूसरे देशों से लाकर बना है। दूसरे देशों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गुरदासपुर में जो रबर डैम बन रहा है, उसमें भारत का अपना तकनीक है। बन चुका, अब तो बन चुका है, लेकिन उसमें भारत का अपना तकनीक है। भारतीय वैज्ञानिक अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करके यहाँ बनाए हैं। क्योंकि जब किताब लिखी जा रही थी उस समय यह काम चल रहा था, गुरदासपुर में डैम बन रहा था। जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जल को कैसे आप बचाएंगे? संरक्षण का मतलब बचाना। आप जल को कैसे बचाइएगा, इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? तो आइए हम कुछ बातों पर ध्यान दें। हम सब लोग प्रतिदिन पानी बचा सकते हैं। कितना पानी बचा सकते हैं चिंता मत कीजिए। अरे 1 लोटा भी बचाएंगे ना तो बचा ही तो लेंगे। वैसे तो 1 लोटा भी फेंका जाता था। अब हम जितना पानी बचा सकते हैं उतना तो बचेगा। साथ साथ देखा देखी हमारे आसपास के लोग भी बचाएंगे, हमारे दोस्त बचाएंगे, साथी बचाएंगे, हमारे छात्र बचाएंगे, या फिर हमारे जितने भी परिचित हैं हम उनको बताएंगे कि पानी को बचाइए। सबसे पहले आप सब लोग इसका उपयोग करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन रोकते नहीं हैं पानी। आप यह जांच करें कि आपके घर में कहाँ कहाँ पानी का रिसाव हो रहा है। पानी का अगर रिसाव हो रहा है तो नहीं हो, उसको रोकें, बंद करें रिसाव को। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का उपयोग कीजिए। 1 गिलास पानी पीना है ना तो 1 गिलास लीजिए। ऐसा नहीं कि पानी पीना हो आधा गिलास और पानी लेंगे हम 1 गिलास, आधा गिलास पी लेंगे, आधा गिलास फेंक देंगे, तो ये पानी बर्बाद हुआ। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। कुछ लोगों का आदत है हाथ धोते वक्त नल को खोल दिया, हाथ धो लिया और फिर साबुन रखेंगे, हाथ को मलेंगे, तब तक नल खुला हुआ रहेगा, तो पानी बर्बाद हो रहा है। हमको उसको रोकना पड़ेगा। जब हाथ को साफ कर रहे हैं साबुन से, उस समय नल को बंद कर देना चाहिए। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही इसको खोलें। देखिए, यहाँ पर नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। ऐसा नहीं है कि नहाया हुआ हो गया तो फिर भी हम नहाइए रहे हैं, पानी पटाइए रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यवस्था इस तरह का होना चाहिए कि ये नहाने का जो पानी है सो वॉश बेसिन में हाथ धोने का पानी है, सो किचन का सिंक का पानी है, ये आप जो कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन इसका पानी है, और ये सारा पानी आ रहा है यहाँ पर। एक तो ये सीवर में जा रहा है, नालियों में जा रहा है, और दूसरा कि हम इसको टंकी में भी जमा कर सकते हैं। यहाँ वाल्व होता है जिसको हम लोग बंद कर सकते हैं। एक बंद कर देंगे तो इधर नहीं जाएगा, ये टंकी में आएगा। टंकी में आकर क्या करेंगे तो यहाँ पर हम पंप कर सकते हैं। पंप करके फिर खेतों में ले जाएंगे और इधर पानी भी हम लोग पटा सकते हैं।
तो एक साथ कई कई काम होता है। इस पानी से हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं जमा करके, नालियों में भी आवश्यकता पड़ने पर जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बहाया जा सकता है। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ बर्बाद न कीजिए। ऐसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे अधिक जल की खपत नहीं हो। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला नहीं छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों में लाएं, जैसे पौधों की सिंचाई करने में और फर्श की सफाई करने में। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूल तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। सब्जी धो लेते हैं, फल धो लेते हैं, पानी जो बर्बाद होता है उस पानी को उठाकर आप आस पास में जो फूल लगाए हुए हैं उसमें पानी डाल सकते हैं, तो फूल में भी पानी डाला जाएगा, सब्जी भी धोया हुआ हो जाएगा। पानी की बोतल में अंततः बचे हुए जल को फेंके नहीं, बल्कि इसका प्रयोग पौधों को सींचने में करें। पानी पीते हैं बोतल वाला पानी और पी लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी भी रह जाता है तो फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करें, उस पानी से पौधा को पटा दें, सींच दें। पानी के हौज को खुला हुआ नहीं छोड़ें। तालाब, नदियों तथा समुद्र में कूड़ा करकट नहीं फेंकिए, इससे पानी गंदा हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। हमको इससे पानी को बचाने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं। देखिए, हम खुद भी कुछ काम कर सकते हैं। हमें जितना जल की आवश्यकता है उतना हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हमारे शौचालय की टंकी से अथवा नल से पानी टप टप टपक रहा है बूंदे बूंदे, तो उसको मरम्मत कराएंगे और बंद करने का प्रयास करेंगे। दांत साफ करते समय अथवा साबुन से हाथ धोते समय नल को बिना काम के खोले हुए नहीं छोड़ेंगे। बिना आवश्यकता के शौचालय में अधिक पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। घर पर गाड़ियों को धोते समय बाल्टी और मग का प्रयोग करेंगे। नहाते समय झरना का प्रयोग करेंगे, जिससे पानी कम खर्च होता है। सब्जियां, चावल, फल, दाल इत्यादि को धोने के बाद उस पानी का प्रयोग घर के पीछे वाले गार्डन में अथवा फर्श पर पोछा लगाने के लिए करेंगे। गांव के लोगों को सामाजिक तौर पर हम प्रोत्साहित करेंगे कि वह जल संरक्षण हेतु नया नया उपाय ढूंढें, नई नई बातें सोचें। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना पानी बचत कर सकते हैं। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, बर्बादी में कुछ तो बचत ही कर रहे हैं। सिंचाई का जो खेतों में सिंचाई करना, हमारे घर के आसपास में हम लोग लौका का पेड़ लगाते हैं, कोहरा का पेड़ लगाते हैं, सेब का पेड़ लगाते हैं। ये जो पौधे हम लोग लगाते हैं, साग सब्जी लगा देते हैं, तो इसमें हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। पानी एक बाल्टी पटा देते हैं, पेड़ में जाता है और पानी बर्बाद हो जाता है। इसके लिए हम लोग इस पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की जो खाली बोतलें फेंकी जा रही हैं, हमको इन बोतलों को बचाने की आवश्यकता है। और इन बोतलों से थोड़ा इधर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पतला पतला कलम जो हम लोग उपयोग करते हैं, देखिए पेन है ना, कलम के उपयोग करने के बाद जब ये इसका रिफिल खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम निकाल देंगे। इस बॉल को हम खींचकर फेंक देंगे और इस पीछे वाले भाग को इसमें हल्का छेद करके इसको कसकर ठूस देंगे। इसके चारों तरफ से फेविक्विक लगाकर इसको साट देंगे और फिर ये पतला जो बच गया, इससे होकर बूंद बूंद पानी इस पौधों में गिरेगा। बहुत पतला पानी बूंद, या तो अगर बंद है तो इसमें भी पतला छेद कर दीजिए सुई की सहायता से, तो इससे पानी बूंद बूंद करके इन पौधों में गिरेगा और इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसमें नमी बना हुआ रहेगा। साथ साथ ये पौधा जो है अच्छा ग्रोथ भी करेगा और काफ़ी दिनों तक यह पानी चलेगा। तो पानी बर्बाद नहीं हुआ, पौधों का विकास तेजी से हो गया और साथ साथ पानी को हम बचत कर लिए। घर पर जब गाड़ियों को धोते हैं तो वहाँ पर या तो बाल्टी और मग का प्रयोग कीजिए या फिर हल्का झरना का प्रयोग कीजिए। इस तरह का देखिए, खाली बोतलों की सहायता से किस तरह से खेत में टमाटर का पौधा, मटर का पौधा और अलग अलग जो कुछ भी हम पौधा लगाते हैं, नेनुआ हो या फिर कोहरा हो, लौका हो, जो कुछ भी पौधा लगाते हैं, करेला हो, चिचुरा हो, इस सब में हम इस तरह से एक डंडा गाड़ कर और इसमें उल्टा बोतल लगाकर, इसमें पाइप जो हम लोग यूज करते हैं पानी चढ़ाने के लिए, सलाइन चढ़ाने के लिए, तो इस सलाइन वाले पानी का
पाइप का उपयोग करके हम लोग पतला पतला बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपना सकते हैं और इससे पानी की काफ़ी बचत कर सकते हैं। बोतल में पानी भरा हुआ है, काफ़ी दिन तक इसी पानी से हमारा काम चलेगा। नहाते समय झरना का प्रयोग करेंगे, इससे पानी कम खर्च होगा। सब्जियां, चावल, फल, दाल इसको धोने के पश्चात हम घर के पीछे गार्डन में इसको डाल देंगे या पोछा लगाएंगे। ये तो हमने आपको बता दिया। एक एक बूंद पानी बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पानी को बचाने हेतु अपने मित्रों, पड़ोसियों और साथियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। जल संग्रहण के उपाय। जल को हम संग्रह कैसे कर सकते हैं, जल को जमा कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक गांव अथवा बस्ती में एक तालाब होना आवश्यक है जिसमें जल संग्रह हो सके तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर अथवा जलाशय बनाइए जिससे बांध में पानी एकत्र हो सके तथा उसका आवश्यकता अनुसार हम उपयोग कर सकें। नदियों में प्रदूषित जल को डालने से पहले उसको साफ कर लेना चाहिए ताकि नदियां साफ सुथरा बनी रहे, प्रदूषण मुक्त रहे। अधिक से अधिक पौधारोपण और वृक्षारोपण किया जाए ताकि ये वृक्ष एक तरफ तो पर्यावरण की नमी को बचाए रखेगा, दूसरी तरफ वर्षा कराने में सहायक होगा और ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति करने में भी सहायक होगा। जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। कस्बों, नगरों से गंदे पानी का निकास आवश्यक है। जल को व्यर्थ में बर्बाद न करें और प्रदूषित होने से बचाएं। भूमिगत जल का उपयोग करते समय तथा उपलब्धता के आधार पर भी उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर कम भूमिगत जल है तो प्रयास करें कि कम मात्रा में उसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पूर्ति करें। भवनों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। जल को गहरे जमीन में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अंदर जाकर भूजल के स्तर को ऊपर उठने में मदद कर सके। जल संरक्षण के लिए जल का उचित संचयन भी आवश्यक है। जल का उचित संवहन तथा स्थानांतरण भी जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस काम में हमको कुछ सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है। सावधानियां क्या क्या बरती जाएं, तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, फिल्टर कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर अगर कुछ मिट्टी हो, कुछ कीटाणु हो, साफ हो जाए। आवश्यकता पड़ने पर इस पानी को गर्म करके ठंडा भी कर लेना चाहिए ताकि उसमें का रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब मर जाएं। इसके अलावा वर्षा जल को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको बस बॉयल करना चाहिए, यानी गर्म कर लेना चाहिए ताकि इसकी गंदगी को आसानी से हम निकाल सके। तो इतना चीज़ हमको अपनाना चाहिए। अगर हम इतनी चीज़ों को अपनाएंगे तो हम वर्षा जल का संचयन भी कर सकते हैं, संग्रहण भी कर सकते हैं, जल को सुरक्षित रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं तथा भूमिगत जल का पुनः पूरण कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल को, जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को बचाकर रख सकें। धन्यवाद।